नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आईएएस लाइफस्टाइल एकेडमी डेली करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर में, जहां पे जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंस टॉपिक होते हैं उसकी मैं डिस्कशन करता हूं, ताकि जो भी बच्चे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करें उनकी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। और करंट अफेयर का जो टॉपिक है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू प्रीलिम्स हो या मेंस हो, दोनों के लिए इंपॉर्टेंस है, वो प्रिपेयर हो सके। जो भी बच्चे नए हैं, आप द हिंदू पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें लिंक की गई है पिन। उस लिंक को फॉलो करके आप द हिंदू पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और समझने के लिए हमारे डेली करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर है वो देख सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना चाहते हैं प्रीलिम्स और मेंस के, तो वो हमारी वेबसाइट ieslifestyle.com पे अवेलेबल है। आप जाके वेबसाइट से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज डिटेल में शुरुआत करते हैं। जो 16 अक्टूबर है, ठीक है, तो वर्ल्ड फूड डे है, तो उसी को लेके काफी सारे जो इन्फॉर्मेशन है आज मैं आपसे डिस्कस करने जाऊंगा। आज हम डिस्कस करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2, और कि अभी करंट जो सिनेरियो चल रहा है एंटी पॉवर्टी फाइट में, तो मल्टीरियलिज्म किस प्रकार से इम्पोर्टेंस है उसकी भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। हालांकि सारे पॉइंट आपके सामने हाईलाइट किए हुए है, फिर भी जितने भी पॉइंट्स है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले समझिए यहाँ पे मल्टीरियलिज्म कहना क्या चाहता है। तो करंट सिनेरियो हम देखें और फ्यूचर देखें और पास्ट देखें, तो एक चीज की यहाँ पे डिस्कशन की गई है, वो है टाइम के साथ साथ, टाइम जैसे चेंज होता है उसी प्रकार से टाइम के साथ साथ चीजें भी चेंज होती है। ठीक है, एक समय ऐसा था जैसे कोविड-19 लॉकडाउन या महामारी से पहले काफी सारे नेशन ऐसे थे जो सोचते थे कि भाई हमें किसी नेशन की जरूरत नहीं, ठीक है, हम हमारे पैसे या रिसोर्सेज के बलबूते पे हम जो चाहे वो कर सकते हैं, ठीक है, हमारे ऊपर कोई भी बाउंड्री नहीं है, हम कुछ भी कर सकते हैं। उस चीज को ध्यान में रखते हुए अभी जो करंट कंडीशन है उसमें आपने देखा होगा ये जो वैक्सीन को लेकर जो मुद्दा गरमाया था, ठीक है, तो ग्लोबली हमें एक समिट की चर्चा हमने की थी जिसको हमने कोवैक्स अलायंस बताया था। ठीक है, कोवैक्स अलायंस में हमने क्या डिस्कस किया था कि भाई डब्ल्यू हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो भी कोई ऐसी कंट्री है, ठीक है, जो वैक्सीन नहीं बना सकते लेकिन उससे भी वैक्सीन चाहिए, तो उसको ऐसे कंट्रीज के साथ लाया जाए, या तो बना सकती है या तो वो लार्ज स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। तो ऐसे हमने काफी सारे देखे, ठीक है, और एक कोवैक्स अलायंस से ग्लोबल अलायंस बना दिया, जिससे क्या हुआ, सभी कंट्रियां जो कि कोरोना ग्रसित है उस एरिया में, तो उनको वैक्सीन, मेडिसिन या ट्रीटमेंट या और कोई भी जानकारी, रिसर्च चाहिए तो उनको प्रोवाइड हो सके। यदि उनके पास इतनी सुविधा ना हो तो इससे क्या हुआ, जो ऐसे नेशन थे जो एक दूसरे से अलग थे या जो किसी के साथ जुड़े हुए नहीं थे या काम नहीं कर रहे थे, वो भी सब आपस में आए। तो हमने जब ये सब ग्लोबली मिलके काम किया, ठीक है, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, ठीक है, सबसे मेन चीज है, मैं काफी बार आपको कहता हूँ, जब कभी भी इंटरनेशनल अलायंस में, ग्लोबल अलायंस में कभी भी कोई मुद्दे पे बात होती है, जो ग्रीन हाउस हो, कार्बन इमिशन हो या कोई भी चीज हो, तो वहां पे जो जो भी उपाय बताए जाते हैं, तो वो उपाय हमेशा हम डाउन लेवल पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसको करने के लिए सबसे पहली जरूरत होती है पैसा, ठीक है, मनी, फंड चाहिए उसके लिए। तो ऐसी काफी कंट्रियां हैं जिसके लिए वो पर्याप्त फंड है ही नहीं, तो इम्प्लीमेंट कैसे करें, उस फंड की अरेंजमेंट कैसे करें, ठीक है, और बाकी जो ग्लोबल इकाई है, ठीक है, वो उसकी हेल्प कैसे करें, वहां पे प्रश्न आके खड़ा हो जाता है। तो एक तो ये चीजें है, लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही है वो बात हो रही है कोऑपरेशन को लेके। यानी यदि हम ग्लोबली मल्टीरियलिज्म को फॉलो कर रहे हो तो हमारी क्या नीड हो जाएगी कि भाई हमें जो भी कोई कंट्री से जिसको हेल्प चाहिए उसके बदले में वो उनको पैसा दे और सारा काम चले। तो ये हमने देखा था कोवैक्स अलायंस में, यानी जिस कंट्री को भी वैक्सीन चाहिए यदि वो बना नहीं सकती है तो जो बनाने वाली कंट्री है वो उसके साथ एज अ ट्रेड, एज अ बिजनेस कार्य कर सकती है। इससे क्या होगा, जो भी कंट्री डेवलप कर रही है उसको फंडिंग मिल जाएगी, दूसरी चीज उनको वैक्सीन मिल जाएगी, ठीक है, तो ये सही तरीका है। एक एग्जांपल है, इसी प्रकार से यहाँ पे बताया गया है कि हम यदि पॉवर्टी को फाइट करें ग्लोबल मल्टीरियलिज्म के साथ जोड़ के, ठीक है, मैं आपको यहाँ से थियोरेटिकल काफी इंफॉर्मेशन दी है, लेकिन मैं प्रैक्टिकल चीजों पे बात कर रहा हूँ कि भाई कैसे मल्टीरियलिज्म है वो पीस नोबल पे कार्य करके एंटी पॉवर्टी फाइट में आगे जा सकता है, जीरो हंगर को आगे प्रमोट कर सकता है, ठीक है। उसी संदर्भ में
बाकी मल्टीलिज्म पे हमने काफी बार डिस्कशन किया। मल्टीलिज्म में आप हमने पहले देखा था कि भाई मल्टीलिज्म को फॉलो करते हुए आप कैसे इकोनॉमिकल रिलेशनशिप बढ़ा सकते हो, एरिया वाइज, जोनल वाइज, ठीक है। दूसरा, अब मल्टीलिज्म जियोपॉलिटिकल भी इफेक्टिव है, इकोनॉमिकल भी इफेक्टिव है, स्ट्रेटेजिकल लोकेशन के अनुसार भी इफेक्टिव है। यानी मल्टीलिज्म हम किस व्यू से देखते हैं, बिजनेस के व्यू में, मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्री के कोलैबोरेशन में, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, फिर कोऑर्डिनेशन, सपोर्ट, एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के थ्रू। तो उन सभी जगहों पे आप किस दृष्टि से उसको देखते हो, उस प्रकार से आप फॉलो कर सकते हैं। या तो आपसे एग्जाम में पूछा किस प्रकार से जाता वहां पे, तो यहाँ पे एक चीज बताई गई है जो WFP ने बताया था कि ऐसे 619 मिलियन ऐसे पीपल है, लोग हैं जो कि रात को भूखे पेट सोते हैं। और दूसरी चीज कि भाई उसमें भी 100 मिलियन की बढ़ोतरी हुई है। रीजन क्या है? कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से जो भी लोग इस प्रकार किसी भी कारणवश अपना जो एक टाइम का खाना था वो अरेंज कर लेते, उनको भी प्रॉब्लम आई। तो ऐसे लोग बड़े हैं कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से। अभी आपको एक चीज तो बताई होगी, वो है कि भाई किसी भी इंसान या प्राणी को जिंदा रहने के लिए 3 चीजें सबसे ज्यादा आवश्यक है। एक है हवा, दूसरा है पानी और तीसरा है खुराक, ठीक है। हमने एक टॉपिक और भी देखा था कि क्यों वाइल्ड एनिमल है वो अपना जो एरिया है उसको छोड़ के सिविलियंस एरिया में आते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि भाई वो जो भी, मान लो कि भाई वो मांसाहारी थे, तो जो भी पशु पे डिपेंडेंट थे उनकी जो संख्या थी वो कम हो गई थी, या तो वो उस जगह छोड़ के चले गए थे, तो उनके पीछे पीछे वो आ रहे हैं। और उस बीच में यदि इंसान आ जाता है तो एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से तो यहाँ पे कहा क्या जा रहा है कि भाई ये ऐसा मुद्दा है कि भाई मान लो कोई एक कंट्री है, वहां पे ये प्रॉब्लम चल रहा है। जैसे एग्जांपल में भी यहाँ पे कंट्री दी गई है और आपको पता भी होगा क्योंकि ये जीरो हंगर है, वो आज हम डिस्कस करेंगे और अलग से वो आपको टॉपिक प्रिपेयर भी करना है, ठीक है। माल न्यूट्रिशन, जीरो हंगर, हिडन हंगर, सभी चीजें वो हमने ऑलरेडी डिस्कस करके रखी हुई है, लेकिन यहाँ पे जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आई वही मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो वो चीजें क्या है कि एक कंट्री चाहे तो अपने से वो उस चीज को क्या नहीं कर सकती है, कंप्लीट नहीं कर सकती है, लेकिन यहाँ पे एक उपाय बताया गया है कि भाई मान लो कोई ऐसी कंट्री है जो कि इसको कवर करने के लिए उसको जितनी भी जरूरत है उसको फुलफिल करने के लिए उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, तो रिसोर्सेज अवेलेबल करवाए जा सकते हैं ताकि उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो सके। और मल्टीलिज्म को यही कहा जाता है कि अभी जो ग्लोबल चैलेंजेस आ रहे हैं, ग्लोबल चैलेंजेस को यदि हम साथ मिलकर कार्य करें तो हम उसको अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। यही चीज को यहाँ पे बताया गया है। और मल्टीलिज्म के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा था उस बात को यहाँ पे कोट किया गया है। हालांकि बाकी काफी सारी थियोरिकल एग्जाम्पल और चीजें बताई गई है, वो आप पढ़ सकते हैं, वो हमने डिस्कस किए हुए। जो मेनली आपको जानना है वही यही जानना है कि अगर हम किसी भी चीज को ग्लोबली बैलेंस करके सब एक साथ मिलकर लड़े, जैसे कोरोना में हम अभी ग्लोबली कार्य कर रहे हैं सभी कंट्री, ऐसा नहीं कोई एक इंडिया या अमेरिका या कोई रशिया, ऐसा नहीं, सभी एक साथ मिलके तो हो रहा है, उसी प्रकार को यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। अभी फिर बात कर लेते हैं, यहाँ पे हम कल डिस्कस किए थे जो तेलंगाना और हमने आंध्र प्रदेश वाला जो एरिया था जहाँ पे अधिक बारिश हो रही थी नॉर्मल एवरेज से ज्यादा, जबकि जो मॉनसून सीजन है वो अभी खत्म होने को। तो इसका डिस्कशन मैंने आपसे किया था डिटेल में कि अभी जो बारिश हो रही है उसका रीजन है बे ऑफ बंगाल में जो साइक्लोन क्रिएट होते हैं, जहाँ पे मॉइस्चर लेके वो सारी मॉइस्चर अपने जो ईस्ट पोर्शन है जहाँ पे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश है, तो वहां पे वो बारिश देते हैं। अभी यहाँ हमारे इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के अनुसार 1903 में जो बारिश हुई थी सबसे ज्यादा, उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है, ठीक है। इतनी बारिश उस टाइम पे हुई थी। अभी ये इंफॉर्मेशन मैंने कल डिस्कस की थी, यदि आपने 15 अक्टूबर वाला टॉपिक करंट अफेयर का नहीं देखा तब देख लीजिएगा कि किस प्रकार से बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन क्रिएट होते, वहां की मॉइस्चर होती है, वो अपना जो ये मैदानी प्रदेश है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश वहां पे बारिश करते हैं, फिर वही जाता है वेस्टर्न साइड पे, तो वहां पे भी उनको कोस्टल एरिया में मॉइस्चर मिलता है, फ्रेश मॉइस्चर, तो इससे उसकी एनर्जी में बढ़ोतरी होती है और वही मॉइस्चर वेस्टर्न में भी बारिश कर रहा है, तो महाराष्ट्र में भी बारिश की कंडीशन है। तो ये हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। अभी यहाँ पे बताया गया है इसका रीजन क्या है, तो देखिए रीजन को लेके यहाँ पे बताई गई है
जो ह्यूमंस के द्वारा एक्टिविटी की जाती है उसको कारण बताया गया। किस प्रकार से वो समझते हैं। इससे पहले हमने एक बार अर्बन फ्लड का टॉपिक डिस्कस किया था, ये उसी में आप एग्जांपल ये जोड़ सकते हैं। आपको इसकी नोट्स बना रहे हो तो बना सकते हैं। यहाँ पे नाम के साथ दिया गया है जो हसन सागर लेक है, ठीक है, तो उस एरिया को जो कि वाटर स्टोरेज के रूप में था, ठीक है, लेक था जहाँ के सिटी के बीच में जहाँ पानी इकट्ठा होता था, ठीक है, उस जगह को या ऐसे यहाँ पे बताया गया है कि भाई लेक हो, कैनाल हो, वेटलैंड हो, ठीक है, वाटर शेड हो, रेनफॉल हो, उस जगह को क्या करते हैं ह्यूमन अपने रेसिडेंस के लिए या दूसरे पर्पस के लिए एंक्रोच करते हैं। तो उस जगह क्या हो जाती, उस जगह कमी हो जाती, फिर क्या करते हैं वो वहां पे कॉन्क्रीट जंगल बना देते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे उस टॉपिक में भी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि भाई मान लो ये पहले तालाब एरिया है, ठीक है, तालाब एरिया है या जंगल एरिया, जहाँ पे यदि बारिश होती है तो पानी है वो जमीन के नीचे चला जाता है। वाटर हार्वेस्टिंग के टॉपिक में भी यही सेम पॉइंट होते हैं, तो वो भी मैं हाईलाइट करता हूँ ताकि वो भी पॉइंट आपको कवर हो जाए। मान लो यहाँ पे इस एरिया में या तो पानी भरा रहता है और जमीन के थ्रू पानी जमीन में भी उतरता है, तो वाटर रिचार्जेस भी होती है। अब क्या होता है इंसान अपने जैसे कार्य के लिए तो इस एरिया से वो क्या कर लेता है, अपना घर बनाने लगता है, ठीक है, घर या इंडस्ट्री या जो भी, तो ऐसा बनाने लगता है, ठीक है, अपनी जरूरत के अनुसार यहाँ पे ये बना लेगा, फिर यहाँ पे बढ़ता ही जाएगा, ठीक है, रुकेगा नहीं, ये कंटिन्यू चलता ही जाएगा। तो ये पूरा जो एरिया था पानी का, उस एरिया को क्या कर लिया, एंक्रोच कर लिया है। अभी दूसरी चीज, सिर्फ घर या इंडस्ट्री ऐसा नहीं बनाया, अब ये जो बनाए है यहाँ पे बीच में जो रास्ते, वहां पे उन्होंने रास्ते बना दिए, कंक्रीट के रास्ते, ठीक है। तो पहले क्या होता था, जब कभी भी बारिश होती थी यहाँ पे, मान लो हेवी बारिश हो या नॉर्मल बारिश हो, तो यहाँ पे पानी भरा रहता था और जमीन के थ्रू नीचे चला जाता था। लेकिन अभी क्या होगा, ये एरिया पानी का एरिया था, ठीक है, और ये आप ऐसा मान सकते हैं यहाँ पे पानी इकट्ठा होता था। तो यहाँ पे एक तो पानी इकट्ठा होगा, दूसरा चीज प्रॉपर ड्रेनेज नहीं होगा, प्रॉपर वाटर एग्जिट नहीं होगा जो सिटी में या अर्बन एरिया में होना चाहिए, वो ऐसा नहीं है, तो पानी यहाँ पे भर जाता है। दूसरी चीज, यहाँ पे जो रास्ते हैं वहां पे रोड बने हुए हैं, तो रास्ते से भी जो पानी जमीन के अंदर उतरता है वो भी उतरेगा नहीं, तो ये फ्लड की कंडीशन होगी। इसको हम अर्बन फ्लड कहते हैं कि भाई जहाँ पे पानी वाले सारे एरिया थे, ठीक है, यहाँ पे हाईलाइट है, जहाँ पानी वाले एरिया थे उस एरिया को आप एंक्रोच कर लेते हो, वहां पे आप घर रेसिडेंस बनाते हो, रास्ते बनाते हो और उस रास्ते को कंक्रीट से भर देते हो, ठीक है। तो ना तो पानी वहां पे निकल पाता है, प्रॉपर ड्रेनेज की वजह से पानी नहीं निकल पाता है। दूसरी चीज कि वहां पे पानी की कैपेसिटी है वो भी कम हो जाती है। मान लो पहले ये ओपन एरिया था और वहां पे पानी की कैपेसिटी ज्यादा थी, लेकिन यहाँ पे घर या कुछ बनाने के लिए काफी एरिया को हो सकता है मिट्टी से फिल करना पड़े या अरेंज करना पड़े, तो पानी की जो कैरिंग कैपेसिटी थी वो भी कम हो गई। तो यही वाटर यदि नॉर्मल बारिश भी हुई, हेवी बारिश को छोड़ो, नॉर्मल बारिश भी हुई तो यहाँ से पानी ओवरफ्लो हो जाएगा, ठीक है, तो अर्बन फ्लडिंग हो जाएगा। इसको डील करेंगे हम डिजास्टर के अंदर। तो ये डिजास्टर ह्यूमन ऑक्यूपाइड है, ठीक है, इसमें नेचर्स का कोई नहीं है, क्योंकि आपने ना तो इस जगह को जो कि पानी के लिए था वहां पे आपने घर बनाया, वहां पे आपने रास्ते बनाए, वहां पे पानी का जो प्रॉपर ड्रेनेज होना चाहिए वो नहीं था, ठीक है, जो सिटी प्रॉपर वे से अकॉर्डिंग टू अर्बनाइजेशन पानी का जो भी अरेंजमेंट होना चाहिए, एग्जिट अरेंजमेंट, ठीक है, जहां से पानी अच्छे से निकल सके, जो ड्रेनेज चैनल होना चाहिए वो आपने बनाया नहीं, ठीक है। अब जैसे ही नॉर्मल बारिश हुई यहाँ पे पानी भर गया और पानी यहाँ से ओवरफ्लो हो गया। तो ये यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया है। आप यदि आंध्र प्रदेश या तेलंगाना से है तो आप भी क्या सोचते हो उसमें अपनी राय दे सकते हैं वीडियो की कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। सबसे महत्वपूर्ण बात, अपनी अटेंडेंस देना ना भूलिएगा, आप कहाँ से है और आपका नाम क्या है, ठीक है, तो पता चले कितने बच्चे जो रेगुलर बेस पे करंट अफेयर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। फिर यहाँ पे डिस्कशन करते जो जीरो हंगर है, जिसका टारगेट हमने 2030 को लिया है कि भाई जीरो हंगर को हम 2030 तक कंप्लीट करेंगे। और ये डिस्कशन भी क्यों हो रही है, क्योंकि जो 16 अक्टूबर है, ठीक है, वो वर्ल्ड फूड डे है और इसमें यही सारी जो चीजें उसको हाईलाइट किया जा रहा है, ठीक है। अभी जो काफी सारे पॉइंट है उसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। सबसे पहले समझिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2, ठीक है, ये हमने जो अभी पॉवर्टी वाला टॉपिक डिस्कस किया वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 है। यहाँ पे जो दिया गया है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 है, ठीक है। तो हम बारी बारी में डिटेल में डिस्कस करते रहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है जो आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, कुछ करके थोड़ी देर देख लीजिए सारे पॉइंट, ठीक है, फिर मैं आपको डिटेल एक्सप्लेन करता हूँ।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो पहला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो है नो पॉवर्टी, ठीक है, जो हमने देखा किस प्रकार से हम पॉवर्टी के खिलाफ लड़ सकते हैं। दूसरा है जीरो हंगर, यानी सबने टारगेट लिया था इंडिया ने कि 2030 तक हम जो जीरो हंगर है, ठीक है, उसको अचीव करेंगे। इसके लिए जितना भी हम अभी देखेंगे जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन है या फूड सिस्टम है, उन सभी के लिए हम कार्य करेंगे ताकि कोई भी इंसान, ठीक है, वो भूखा ना रहे, उस प्रकार से जीरो हंगर। ऑलरेडी हमने हिडन हंगर क्या है, फिर अभी माल न्यूट्रिशन वो भी डिस्कस करेंगे। फिर ये है गुड हेल्थ, ठीक है, जिससे हम कोरोना भी कनेक्ट कर सकते हैं। फिर क्वालिटी एजुकेशन, जिसमें हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को क्या कर सकते जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं। फिर जेंडर इक्वालिटी आपको पता ही है, और क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन। तो ये क्या होते हैं, जब आप कभी भी किसी भी टॉपिक, आप 17 के 17 टॉपिक देखिए जो हम डेली बेस पे कोई ना कोई इसके एक टॉपिक पे डिटेल में डिस्कस करते ही होते हैं, ठीक है, या तो आप उससे डायरेक्टली जुड़े या इनडायरेक्टली जुड़े। तो आप अपने क्वेश्चन में जब भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के जो नंबर के वाइज इसको याद कैसे रखना है, इसकी भी एक सीरीज है, ठीक है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। स्टोरी है, स्टोरी आपको याद रखनी है ताकि आपको 17 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के है वो आप सभी को प्रिपेयर हो जाएंगे। तो आप अपने ये आंसर में इसको लिख सकते हैं। इससे क्या होगा कि भाई आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और ये यूनिवर्सल है, जो भी चीजें यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल यानी सभी जगह। अमेरिका में भी यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अप्लाई होंगे, सेम इंडिया में भी, तो ये सबको पता रहता है, ठीक है। और आप अपने आंसर में जब इसको कोड करते हो, इतने नंबर का ये गोल है जिसको हमको इस टाइम पे अचीव करना है, ये सब चीजें, तो आपके आंसर में जो एग्जाम्पल होने चाहिए करंट बेस, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2, इसी प्रकार के हमने जो भी हंगर में डिस्कस किया, ठीक है, तो आप वहां पे लिख सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1, उसको अचीव करना है, पॉवर्टी को खत्म करना है, ठीक है। तो उसी प्रकार से ऐसे जो चैलेंजिंग टॉपिक है उसमें ऐसे कोई भी डेटा है तो आप उसको कोड कर सकते हैं। तो एक चीज तो आपको जो पहला टॉपिक था वहीं से ही पता चल गई होगी कि जो 690 मिलियन पीपल है, ठीक है, वो ऐसे लोग हैं जो कि बिना खाए पिए रात को सोते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, चैलेंजिंग बात है। मैंने आपको बताया था कि इंसान है वो 3 चीजों की बेसिक रिक्वायरमेंट है, इसके बगैर नहीं चला सकता है। हो सके उसके पास कोई घर ना हो या कोई फैसिलिटी ना हो, ठीक है, वो चल जाएगा, लेकिन हवा पानी और जो खाने के लिए खाना है वो ना हो। जैसे हमारा रोटी कपड़ा मकान वाला भी एक मूवी था, ठीक है, तो उसमें भी जो बेसिक नीड है वो यदि ना हो तो ह्यूमन के सर्वाइव में प्रॉब्लम आता है, काफी सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। ये ऐसे टॉपिक है जिसको आप एक दूसरे से कनेक्ट करते जाओ तो एक पूरी सीरीज बन के आ सकती है और सारे सब्जेक्ट आप इससे जोड़ सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार के ये टॉपिक होते हैं, चैलेंजिंग टॉपिक आप बोल सकते हैं। सोसाइटी के जो टॉपिक होते हैं वो आपको इकोनॉमी में भी काम आएंगे, वो आपको पॉलिटी में भी काम आएंगे और सोसाइटी में तो काम आएंगे ही, ठीक है। प्रॉब्लम समझने में वो अच्छे रहते हैं और वहां से ऐसे के लिए आपको सबसे अच्छा कंटेंट मिलता है। यदि इस टॉपिक पे कोई क्वेश्चन आ जाता है ऐसे में तो आपको लिखने में भी मजा आता है, यदि आपके पास फैक्ट्स है, एग्जाम्पल्स है, ठीक है, आपकी सोच ब्रॉड है तो आप अच्छे से उस चीज को लिख सकते हैं आसानी से फ्लो में, ठीक है, और वो आपको ज्यादा मार्क्स देने के लिए क्या हेल्पफुल हो सकती है। अभी मैं यहाँ पे ज्यादा पॉइंट जो है जो कि बेस है, हमने जो 2030 को जीरो हंगर का टारगेट लिया था, ठीक है, अभी यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि भाई जो कोविड-19 का लॉकडाउन चला और जो कंडीशन क्रिएट हुई, जैसे ऑलरेडी जो ये नंबर थे वो बढ़े तो उसमें बढ़ोतरी हुई। हमने एक चीज तो और भी डिस्कस की थी, जितने गरीब थे उसमें बढ़ोतरी हुई, ठीक है, क्योंकि लॉकडाउन में जिनको जो भी कोई थोड़ा बहुत भी काम मिल रहा था और अपना काम चल रहा था वो भी बंद हो गया, तो इसमें गरीबी में भी बढ़ोतरी हुई है। और जो लोग अपना एक टाइम का भी खाना अरेंज कर सकते थे तो उसमें भी बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। तो अभी हम जो 2030 को जीरो हंगर है, ठीक है, उस चीज को अचीव करने के राइट ट्रैक में अभी हम नहीं है, ठीक है। तो अपने हमें अपना एक्शन प्लान है वो चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू बात की जा रही है। दूसरा यहाँ पे जो नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे 2016-2018 के स्टेटिक दिए गए हैं, ठीक है, वो आप नोट कर सकते हैं, एक ही जगह पे सारी चीजें बताई गई। अब आप समझ लीजिए माल न्यूट्रिशन क्या है, तो इसको मैं आपको ब्रॉड वे में बता देता हूँ माल न्यूट्रिशन क्या है। तो हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था कि हो सके अगर वो मजदूर है या कोई वर्कर है या किसी भी कार्य के साथ जुड़ा है तो वो हो सके तो खाने के लिए अरेंजमेंट कर सकता हूँ। जैसे एक टाइम यदि नहीं खाता है, सुबह नहीं खाता है तो दोपहर को या शाम को उसको खाना तो मिल जाता है।
अब खाने में भी क्या रहेगा, जैसे चावल रोटी सब्जी वो ले लेगा, ठीक है, जितनी क्वांटिटी उसको मिलती है उस प्रकार से वो अपना अरेंजमेंट कर लेगा। तो इससे उसकी जो फूड की रिक्वायरमेंट है वो फिलअप हो जाएगी, उसको जो कैलोरी की रिक्वायरमेंट है हो सकता है वो भी फिलअप हो जाए, लेकिन उसमें जो विटामिन मिनरल्स, ठीक है, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट जो चाहिए वो हो गए नहीं, ठीक है, वो एब्सेंट ही हो गए, ठीक है, क्योंकि वो अफोर्ड करने के लिए उसके पास इतना पैसा ही नहीं कि वो सारी चीजें वो अफोर्ड कर सके। तो इस प्रकार से क्या होगा, वो खाना तो खा रहा है, वो डेली कैलोरी की जो रिक्वायरमेंट है उसको तो फुलफिल कर रहा है, लेकिन जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है उसको वो फुलफिल नहीं करता है, उसको जो विटामिन मिनरल्स चाहिए वो मिल नहीं रही है। तो ऐसी कंडीशन में उसकी बॉडी है वो वीक हो जाएगी, उस कंडीशन में माल न्यूट्रिशन इसको कहा जाएगा कि आप खाना तो खा रहे हो लेकिन ना तो उसमें विटामिन है ना तो उसमें मिनरल्स है, ठीक है, जो शरीर के लिए कार्य करने के लिए सबसे ज्यादा अच्छे से होने चाहिए। इससे क्या होगा, जो बॉडी है वो वीक रहेगी, ठीक है। अगर ऐसी कोई हम फीमेल पीपल की बात करें तो उसकी बॉडी वीक रहेगी, यदि वो माँ भी बनती है तो बच्चा भी ऐसा ही माल न्यूट्रिशन वाला ही पैदा होगा जिसके जीने के चांसेस कम रहेंगे, ठीक है। तो वो चाइल्ड मोर्टेलिटी पे इफेक्ट करेगा और उसके लिए माता को भी खतरा है, ठीक है, उसकी बॉडी अगर सही नहीं है तो। और इसको आप काफी सारी चीजों से जोड़ सकते हैं, ठीक है, इसको जितना डीपली डिस्कस करें उतना कम है। तो आपके सारे काफी सारी स्कीम अंदर आ जाएगी जो इन सभी को खत्म करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। इसके भी सर्वे आते हैं, उसमें इंडिया का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, हाँ धीरे धीरे बेटर हो रहा है। और एक चीज है जो मैं आपसे अभी डिस्कस करूंगा जो आपके काम आएगी, या तो आपको पता होगी या पता नहीं होगी, ठीक है, फिर भी मैं डिस्कस करूंगा तो आपको पता चल जाएगी मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इसको जैसे चैलेंजिंग के व्यू में कैसे देखा जा रहा है, ठीक है, इसको हम कैसे लेके चल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दो चीज होती है, खाने की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए अपने पास खाना होना चाहिए, दूसरा पॉइंट आता है एफोर्डेबल प्राइस में होना चाहिए। यानी क्या कि भाई जो भी कोई गरीब लोग हैं, ठीक है, ऐसा तो नहीं वो अच्छा खाना नहीं खाना चाहते, वो अच्छा खाना खाना चाहते हैं, लेकिन उसकी जो प्राइस है यदि वो इतनी बड़ी हो कि वो उसके बजट में ही ना आ रही हो तो वो पॉसिबल नहीं है। तो उस चीज पे भी फोकस किया जा रहा है। दूसरा फोकस किया जा रहा है कि भाई जितने भी लोग हैं तो उसकी फूड की रिक्वायरमेंट है रही, लेकिन वो फुलफिल नहीं हो पाती। फुलफिल क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि जो फार्मिंग प्रैक्टिस है वो अनस्टेबल है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे बात बताई गई है वो है सोइल का डिग्रेडेशन कंटिन्यूस हो रहा है, फिर ग्राउंड लेवल पे जो वाटर है उसका रिसोर्सेज कम हो रहा है, एग्रो बायोडाइवर्सिटी है उसमें भी रैपिडली लॉस हो रहा है, ठीक है। इससे क्या होता है, प्रोडक्टिविटी कम होती है, या तो होती नहीं है, या तो कभी ज्यादा होती है, या तो होके बिगड़ जाती है उस प्रकार से। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे बताई गई है वो समझ लीजिए आप। मान लो कि 100% अगर कोई फूड प्रोडक्ट होता है, ठीक है, यानी क्रॉप आती है, तो उसमें से 1/3 जितना तो बिगड़ जाता है, या तो ट्रैवलिंग में या तो खेत में, या तो एक चीज आपने देखी होगी कि भाई जो भी एपीएमसी मंडी में अपना अनाज देते हैं गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट प्रोक्योर करती है, तो वो अनाज ऐसे बाढ़ की कंडीशन आप देख लो, बाढ़ कंडीशन में वो क्या हो जाता है, वो सड़ जाता है पानी में, ठीक है, ना तो वो किसी के खाने के काम आता है, उसको फेंकना ही पड़ता है, ठीक है, उस अनाज को आप क्या नहीं कर सकते हो, यूज नहीं कर सकते हो। इससे अच्छा होता है आप यदि ऐसी कोई कंडीशन है तो आप प्री प्लान होके आप ऐसा कोई सिस्टम बनाओ कि जैसे ही गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी ऐसी चीज है वो यदि प्रोक्योर की जाए और वहां पे ऐसी बाढ़ जैसी कंडीशन नॉर्मल होती है, ठीक है, हम नॉर्थ के काफी स्टेट के बात करें तो मानसून में वहां पे बारिश होती है, तो उस कंडीशन में या तो आप वहां पे अनाज रखो नहीं, और रखना भी है तो ऐसी जगह पे रखो जहां पे बाढ़ की कंडीशन कम हो, ठीक है, ताकि अनाज बचाया जा सकता है। या तो आपको पता भी चल जाए, मानो रखा भी हुआ भी है और बाढ़ आने वाली है, तो आप पब्लिक लोग को बोलो उसका इस्तेमाल करें, अपने से जितना हो सके उतना जो चीजें है उसको आप सेव करके रख सकते हो, ठीक है, ताकि बिगड़ने के बाद फेंकने के अलावा उसका कोई दूसरा ऑप्शन रहता नहीं है, ठीक है। इससे अच्छा है वो किसी जो भूखा है जिसको एक टाइम का भी खाना नहीं मिलता है उसके पास वो पहुंचे, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी उसके लिए पैसा तो खर्च कर ही दिया होता है, ठीक है, अपने प्रोक्योर तो कर लिया है, पेमेंट भी हो गया है, अब बिगड़ जाता है तो उसी अनाज जो जिसके लिए होता है उसके लिए फिर से प्रोक्योर करना पड़ता है, तो ये अनाज की बर्बादी है। आप देख सकते हैं 1/3 बोला जा रहा है, ठीक है, यानी जितना भी उत्पाद होता है, ऐसा नहीं मैं ऐसा बोल रहा हूँ वहीं पे कि पूरे सिस्टम में, यानी यहाँ पे देखिए और आप आगे टॉपिक डिस्कस करेंगे तो इसमें और आपको पता चलेगा। जैसे ये जो यूनाइटेड नेशन की 3 एजेंसियां हैं, ठीक है, एफएओ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है जो अभी हमने 1-2 दिन में डिस्कस किया है, उनके द्वारा जो भी कोई नीडी कंट्रीज के पीपल है, ठीक है, उनको हेल्प की जाती है ताकि उनको खाना मिल सके। दूसरा मेडिसिन में भी उनका कार्य अच्छा था,
जो जीवन जीने के लिए बेसिक नीड है वो प्रोवाइड की जाती है। अभी यहाँ पे बात हो रही है फूड सिस्टम के ऊपर, ठीक है। तो देखिए फूड सिस्टम को अच्छे से एक्सप्लेन किया है 2 लाइनों में कि फूड सिस्टम क्या है। फूड सिस्टम में यहाँ पे बताया गया है, यानी जब भी कोई किसान जो बीज बोता है, ठीक है, वहां से लेके बीज बोने तक क्रॉप आएगा, क्रॉप को मंडी ले जाएगा, मंडी से वो दूसरे जगह पे जाएगा, वहां से होलसेलर और लोकल रिटेलर के पास आएगा और आप लेके आके खाना बना के परोस के खाते हो, वो पूरी चेन को फूड सिस्टम कहा जाएगा, ठीक है। उसमें पैकेजिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, सब कुछ तो फूड सिस्टम है। यानी यहाँ पे जो बात हो रही है कि 3% क्या हो रहा है, जो कोई भी क्रॉप है, ठीक है, वो बर्बाद हो रहा है, यानी पूरी सिस्टम है, वो कहीं पे भी हो सकता है। प्राइमरी जहाँ पे किसान उगाता है उसको ट्रांसपोर्टेशन करता है, वहां पे भी, फिर मैंने बात किया कि एपीएमसी वाला था तो वहां पे भी बिगड़ सकता है, फिर ट्रांसपोर्टेशन में, ट्रैवलिंग में, ठीक है, कहीं पे भी, और जहाँ पे जा रहा है वहां पे भी यदि प्रॉपर कोई सिस्टम ना हो। जैसे मैंने एक बात की कि भाई उस राज्य में जहाँ पे बाढ़ आती है, अब मान लो वहां से ऐसी जगह पे गया जहाँ बाढ़ नहीं है, लेकिन ऐसी जगह पे गया जहाँ पे आती है, तो वहां पे भी बिगड़ सकता है। यानी पूरे जो फूड सिस्टम है वहां कहीं पे भी ये हो सकता है। कहा क्या जा रहा है, ग्लोबली ऐसे क्रॉप उगाई जाए जो कि उसकी क्वालिटी अच्छी हो, जीन एडिटिंग में हमने देखा। दूसरा कि उससे प्रोडक्टिविटी बढ़े, ठीक है। तो हम जो बेसिक नीड है उनको फुलफिल कर सके, यदि इजीली अवेलेबल हो कोई भी फूड, तो उसके लिए हम अच्छे से कार्य कर सके और लोगों की जो जीरो हंगर की हमारी 2030 तक का जो टारगेट है वो अचीव हो। आपको याद रखना है, जैसे देखिए 2 चीजें अलग अलग रहती है। एक आपको याद रखना है वर्ल्ड फूड डे, ठीक है, काफी बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे एक रहता है नेशनल नेशनल टीचर्स डे, वो इंडिया के लिए होता है, फिर होता है वर्ल्ड टीचर्स डे, वो पूरे विश्व के लिए होता है। तो उसी प्रकार से चीजों को अच्छे से समझना, काफी बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये थाईलैंड में जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दी गई है, हालांकि अपने कुछ काम की है नहीं, क्योंकि पॉलिटिकल इंटरनेशनल रिलेशनशिप में ऐसे टॉपिक काफी डिस्कस होते हैं, अब हमने किए हुए, जिसकी क्वालिटी और लेवल बढ़ा है, जिसकी इम्पैक्ट इंडिया में बढ़ी, ठीक है। और ये थाईलैंड वाले जो टॉपिक है वो हम एक साथ कभी भी, ये पूरा जब खत्म हो जाएगा या तो कोई चीज अच्छे से पता चल जाएगी तब हम इसको डिस्कस कर लेंगे। अभी आप पढ़ सकते हैं, मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप इंटरेस्टेड हो तो पढ़ सकते हैं क्या चीज चल रही है करंट में, क्योंकि जो भी कोई करंट में चीजें चल रही होती है वो न्यूज में आती है और उसमें अपडेट भी होते रहते हैं। फाइनल कंक्लूजन नहीं है, हम चलो आप डिस्कस कर लें। फिर बात कर लेते हैं हम आपके साथ जीएसटी सेंटर को बोरोइंग फॉर स्टेट बैक टू बैक क्या है। चीजें एकदम सिंपल है, मैं आपको बता देता हूँ। जो एक तो पहले हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था जीएसटी को लेके, जो सेंटर है उसने स्टेट को बोला था कि भाई आप अपनी बेसिक नीड के अनुसार के जो भी कोई गैप है, ठीक है, जहाँ पे यहाँ पे बताया गया जैसे 1.1 लाख करोड़ का जो जीएसटी गैप है, जो कि सेंटर कंपेंसेशन सेल्स थ्रू सेंटर स्टेट को प्रोवाइड करने वाला था, लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो सेंटर ने किया कि भाई आप आरबीआई से इतना पैसा उधर बोरो ले सकते हो, ठीक है। तो स्टेट ने क्या बोला था कि भाई उसके रेट तो ज्यादा होते हैं, तो इसका उपाय सेंटर ने किया है कि हम बैक टू बैक लोन लेंगे। यानी क्या करेंगे, हम आरबीआई से लोन लेंगे एज ए सेंटर, ठीक है, वही लोन हम स्टेट को दे देंगे, ठीक है, यानी हम लेंगे बैक टू बैक हम स्टेट को दे देंगे। तो इस चीज को बैक टू बैक लोन कहा गया। इसमें अभी 21 राज्य है, ठीक है, यूनियन टेरिटरी, और बाकी के जो है एग्जाम्पल के थ्रू मैंने हाईलाइट किए हैं जो कि इसके अगेंस्ट है या इसमें अपनी कोई दूसरी राय रखते हैं, तो वो भी आपको पता ही होगी। ऑलरेडी जो जीएसटी का प्रॉब्लम है वो भी हमारे सामने आ रहा है। 2017 की मैं बात करूं तो जैसे स्टेट को भरोसा दिया गया था कि भाई आप जीएसटी में आएंगे तो आप जितना रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं उसमें जो भी कोई गिरावट होगी, ठीक है, तो वो हम कंपेंसेशन सेस के थ्रू हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ताकि उस कंपेंसेशन को क्या किया जा सके, उस कंपेंसेशन को कम किया जा सके। लेकिन यहाँ पे वो कंपेंसेशन कम तो नहीं होता दिख रहा है, लेकिन समस्या बढ़ रही है, ठीक है, जीएसटी कलेक्शन कम हो रहा है। रीजन भी कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से काफी सारे बिजनेसेस जो ठप हुए वो गिना जा रहा है। तो इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन और आएगी तब डिस्कस करेंगे। अभी आप इतना जान लीजिए, जो सेंटर ने अभी लोन लिया है और बैक टू बैक उस स्टेट को दिया है, ठीक है, इसलिए टर्म यहाँ पे मेंशन है। आपको पूछा जाए बैक टू बैक लोन क्या है तो आपको पता होना चाहिए मेनली कि भाई एक हाथ से लिया और दूसरे हाथ से दिया। और यहाँ पे बात की जा रही है नंदनकनन जो जू है उसके बारे में। तो कोरोना वायरस लॉकडाउन की काफी सारी इम्पैक्ट हुई है, हमने देखा इकोनॉमिकल इम्पैक्ट, ठीक है, वर्करों के ऊपर इसकी क्या इम्पैक्ट हुई, बिजनेसेस के ऊपर क्या हुई, तो उन सभी चीजों के साथ यहाँ पे जू में भी उसकी इम्पैक्ट हुई, वो क्या हुई उसकी डिस्कशन यहाँ पे डिटेल में कर लेते हैं।
सबसे पहले समझिए कि ये जो नंदनकनन जो जू है, ठीक है, वो है भुवनेश्वर में, ओडिशा कैपिटल है वहां पे। अभी यहाँ पे क्या होता था, इनकी मेनली इनकम थी कि भाई यहाँ पे काफी फेमस है, ठीक है, यदि आपको कभी ओडिशा जाना मिले तो आप जरूर से यहाँ पे जाइएगा। काफी सारी यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ना स्पीसीज अवेलेबल है जो आप देख सकते हैं, जैसे एशियन लाइन, ठीक है, बंगाल टाइगर, सब है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। तो इनको क्या होता था कि भाई यहाँ पे जो भी विजिटर आते थे और जो भी टिकट खरीद के यहाँ पे जाते थे, तो वही उनका सोर्स ऑफ रेवेन्यू था और इसी से ही ये जू चल रहा था, ठीक है। लेकिन लॉकडाउन की वजह से 6 से 7 महीने क्या हुआ, ये जो विजिटिंग था वो बंद हुआ, तो इनका जो कलेक्शन आता था, रेवेन्यू आता था, वो ठप हो गया। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि भाई लॉकडाउन चल रहा है तो जैसे यदि हमारे साथ ऐसा हो सकता है कि भाई आपको मम्मी बोल दे कि भाई खाने के लिए कुछ नहीं है या तो अभी कुछ अरेंजमेंट नहीं हुआ है, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, तो हम समझ सकते हैं कि भाई इस टाइम नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। लेकिन आप ये सारी चीजें एनिमल को नहीं बोल सकते हो, ठीक है। वो ऐसा थोड़ी ना सोचेगा कि भाई कोरोना चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, तो हमको अपना जो आने का शेड्यूल है वो चेंज करना होगा। उनको रख रखाव के लिए या बाकी सब चीजों के लिए पैसा चाहिए। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि भाई जो लोग हैं वो आगे और एडॉप्ट एन एनिमल के थ्रू पैसा डोनेट करें। इससे क्या होगा कि एनिमल का जो रख रखाव है वो अच्छे से हो सकता है, उसको खाने के लिए, रहने के लिए या उसके प्रोटेक्शन के लिए या दूसरे सारे जो खर्च है उसके लिए अच्छे से अरेंजमेंट हो। इसके लिए जो ये जू है उनको थैंकिंग सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। आप यहाँ पे जैसे बताया गया है कम से कम 500 रुपए से लेके 2.5 या 2.5 लाख कुछ भी आप डोनेट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको मेन चीज अपने यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू जो नाम है, ठीक है, मैंने जैसे बताया एरिया लोकेशन भुवनेश्वर उड़ीसा में है और इनका क्या है, कहाँ कौन कौन सी मेजर स्पीसीज अवेलेबल है, कितनी, ये काफी डाइवर्स है यहाँ पे स्पीसीज। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है वो सारी चीजें आप देख लीजिएगा। वहाँ पे जियोग्राफिकल लोकेशन, आप जियोग्राफी वर्ल्ड एटलस है, ठीक है, एटलस है, वहाँ पे देख लीजिएगा सारी चीजें, कुछ भी पूछ सकते हैं। करंट में जो भी कोई चल रहा है उसी से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपकी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो लिखा है वही आएगा, इससे रिलेटेड दूसरा भी आ सकता है। हालांकि ओडिशा के जो चीफ मिनिस्टर है उनको भी बताया गया है कि थोड़ा फंड प्रोवाइड करें ताकि वहाँ पे जो भी स्पीसीज अवेलेबल है उसको रख रखाव के लिए हमारे पास पैसा आए। और लोगों को बोला है आप भी आ गए हो, आप जिस स्पीसीज को, ऐसा नहीं है कि भाई इतना बड़ा ही डोनेशन दो, ठीक है, आप छोटा भी दो, लेकिन दो जिससे क्या हो कि भाई जो भी कोई एनिमल है उसको हम अच्छे से ट्रीट कर सके और रख सके, ठीक है। तो बाकी पॉइंट डिस्कस करते हैं यहाँ पे। और एक फिर से टीआरपी हमने ऑलरेडी डिस्कस करके रखा हुआ है। तो टीआरपी को स्कैम की तरह देखा जा रहा है, ठीक है, कैसे मैनिपुलेट करके 25,000 करोड़ का जो टीआरपी का जो एड रेवेन्यू है उसको कंट्रोल किया जाता है, उस पर हाईलाइट किया है। तो अभी 3 महीने तक इसको बैन कर दिया। तो इसमें मीम्स भी वायरल हो रहे थे, ठीक है, काफी कॉमेडी वीडियो वायरल हो रहे थे, जैसे न्यूज वाले कि भाई 3 महीने तो टीआरपी बंद है तो क्या हम असली न्यूज दिखाएं जिससे किसी को जस्टिस या न्याय मिले, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सारा जो खेल है वो टीआरपी का है। मैं भी कभी बात करता हूँ, काफी सारे अपने टीचर्स लोग हैं कि हम कितना भी अच्छा कंटेंट दें या अच्छी चीजें बताएं तो लोग देखते क्यों नहीं है। तो जैसे काफी लंबी डिबेट होने के बाद एक चीज सामने लाते हैं कि भाई लोगों को वही देखना है जिसमें मजा आए या वो इंटरेस्ट है, ठीक है। नॉलेज की बात या सही नॉलेज की इतनी डिमांड नहीं है, एक्सेप्ट यूपीएससी या कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितनी होती जाए। मान लो कि भाई आप किसी टीवी चैनल पे यदि कोई पॉलिटी के कोई अच्छे से टॉपिक पढ़ा रहा है, ठीक है, प्रेसिडेंट या कोई भी, तो उसको कोई नहीं देखेगा। लेकिन ऐसा बोलो कि भाई प्रेसिडेंट ने ये कर लिया, ठीक है, जैसे बीच में अमिताभ बच्चन का चल रहा था कोविड-19 में कि उन्होंने सिर्फ दोपहर में केला ही खाया है, ठीक है, ये नेशनल न्यूज में था। वो टीआरपी स्टंट ही था क्योंकि अमित जी ने, ठीक है, वो वैल्यूएबल पर्सन है, ऐसा मैं कुछ मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने केला खाया है। इसको छोड़ के भी काफी सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कि चर्चा होने चाहिए, जो लोगों को प्रभावित करते हैं, ठीक है, उस पर फोकस किया जाना चाहिए। दूसरी यहाँ पे इकोनॉमी की कंडीशन बताई गई है कि इकोनॉमी हम जिस प्रकार से देख रहे हैं उससे ज्यादा है। जैसे इस इंसान को आप देख सकते हैं यहाँ पे, उसके अनुसार इकोनॉमी है वो इस प्रकार से इतने ही प्रॉब्लम में चल रही है, वो इतना ही देख सकता है, या तो अपना जो व्यू है वो थोड़ा ऊपर नीचे कर सकता है, लेकिन सही में जो गैप है वो इतना है, ठीक है, उस चीज को यहाँ पे दिखाया गया है। बॉलीवुड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, ठीक है, अपने काम की नहीं है। यदि आप बॉलीवुड में इंटरेस्टेड हो, आप महाराष्ट्र या मुंबई से बिलोंग करते हो तो आप पढ़ सकते हो। काफी सारे ऐसे पॉइंट होते हैं जो अपने काम के होते हैं, नहीं है तो हम उसको स्किप करते हैं। फिर यहाँ पे इंटरनेशनल में काफी सारी जो न्यूज है ये प्रोटेस्ट को लेके है, और बाकी हमारे जो न्यूज है वो कॉमन है, जो कभी ना कभी हमने डिटेल में डिस्कस कर ही ली है, ठीक है।
तो उसको ज्यादा डिस्कस करेंगे नहीं। यदि आप कोई भी इंफॉर्मेशन है पढ़े कुछ ना पता चले तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट आप कर सकते हैं। तो वीडियो की इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, और यदि आप नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अटेंडेंस देना ना भूलिए, अपना नाम, एरिया का नाम और आप किस एरिया से है, ठीक है, तो पता चले कितने बच्चे रेगुलर प्रिपरेशन कर रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।